पेज 55। चलिए समझते हैं बोर्ड पर देखिए। तो दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1, 2/3। कितना प्रॉफिट ए लेता था? 1/3। कितना प्रॉफिट बी लेता था? अब इनकी रेशियो चेंज होकर के इक्वल हो गई है, 1/2 ए का और 1/2 बी का। पर ये सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि उसका शेयर कम हो रहा है, और बी गेन कर रहा है क्योंकि उसका शेयर बढ़ रहा है। तो हम कैलकुलेट करना सैक्रिफाइस, गेन, न्यू वगैरह ये हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स आपस में रेशियो चेंज करते हैं तो उसी दिन की पार्टनरशिप की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और जितनी भी गुडविल आएगी उसका शेयर कॉम्पेंसेट कराया जाएगा। जो गेन पार्टनर है वो कॉम्पेंसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझते हैं? देखिए क्या लॉजिक बना। मान लीजिए हम आज ही फर्म बेच देते हैं तो एसेट लायबिलिटी बिकेगी, एसेट बिकेगी, उससे पैसा आएगा, लायबिलिटी पे होगी और कैपिटल पे होगी, लेकिन गुडविल बुक्स के अंदर तो नहीं है। और अगर हम अपने फर्म को एज अ गोइंग कंसर्न बेचते हैं, समझ इस बात को फर्क है। सब जैसे मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, अगर मैं इंस्टीट्यूट बंद कर देता हूँ, भगवान ना करे बंद हो, इंस्टीट्यूट बंद कर देता हूँ, तो एक तरीका तो ये कि मैंने इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, चेयर्स वगैरह बेच दी और यहाँ पर मैं रेजिडेंस हूँ या कुछ भी व्हाटएवर कर रहा हूँ, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर है ही नहीं, तो ये एज अ गोइंग कंसर्न नहीं बेचा, इसमें मैं गुडविल नहीं बेच सकता अपने। दूसरा ऑप्शन कि एक ऑलरेडी कोई पर्सन कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा है और मैं अपना इंस्टीट्यूट उसको सेल कर देता हूँ, ठीक, तो मतलब यहीं पर इंस्टीट्यूट चलता रहेगा, बस मेरी जगह वो पढ़ाएंगे, वो ओनर है जो हो जाएंगे, शेयर ऐसे चीज रहेंगे, उनके पैसे लूंगा, बोर्ड के पैसे लूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है इसलिए लग रहा है उसके पैसे लूंगा, उसके अलावा प्लस मैं गुडविल के पैसे लूंगा, करेक्ट? ठीक बात है। तो गुडविल को एनकैश तभी किया जा सकता है जब अपने बिजनेस को हम एज अ गोइंग कंसर्न बेचें। समझ आ रही है इस बात? यस सर। मान लेते हैं सर हमारी जो पार्टनरशिप में जो रेशियो चेंज हुई है वो रेशियो चेंज हुई है इस डेट पर 1 अप्रैल 2021। तो आज ही अगर हम इस बिजनेस को बेच दें तो 3 लाख रुपए की जो गुडविल है उसके पैसे मिलेंगे, तो 3 लाख का पूरा प्रॉफिट है कि नहीं, सोच के देखो। ये एक ऐसी एसेट है जिसका सेलिंग प्राइस 3 लाख है और कॉस्ट प्राइस 0, तो होल अमाउंट प्रॉफिट का हुआ। यस। ठीक बात है। 3 लाख का प्रॉफिट अगर बटेगा इन दोनों में, ए को कितना मिलेगा? 2 लाख। बी को कितना मिलेगा? 1 लाख, क्योंकि इनकी रेशियो 2:1 है। भाई ये जो रेशियो है ये तो फ्यूचर की रेशियो है ना, मतलब अगर हम आज रेशियो चेंज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो इस रेशियो में बढ़ेगा ना, अब तक का प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ना है। समझ आ रही है बात? और ये गुडविल तो पास्ट की बनी हुई, इस डेट तक की पहले की बनी हुई है। समझ आ रही है बात? ये तो ना फ्यूचर की गुडविल है, ये तो अप टू डेट की गुडविल है ना। समझ आ रही है बात? ये प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए हम बिजनेस को आज नहीं बेच रहे, हम ये रेशियो चेंज कर देते हैं और 2 साल 3 साल बाद फिर इस गुडविल को बेचते हैं, उस टाइम तो रेशियो 1:1 चल रही होगी, उस टाइम गुडविल का पैसा इसको कितना मिलेगा? 1.5 लाख। इसको कितना मिलेगा? 1.5 लाख। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 लाख रुपए रखे हुए हैं, अगर आज ही हम दोनों पार्टनर इसको बांट लें तो मुझे मिलेंगे 2 लाख रुपए, इनको मिलेगा 1 लाख रुपए, और हम इस पैसे को आज नहीं बांट रहे, फ्यूचर में बांटेंगे, ये सोच लिया। फ्यूचर में हमारी रेशियो 1:1 है, अब इस 3 लाख को फ्यूचर में बांटेंगे तो मुझे मिलेगा 1.5 लाख और इनको मिलेगा 1.5 लाख, मतलब अल्टीमेटली मुझे नुकसान 50,000 का होगा, अल्टीमेटली इनको फायदा 50,000 का होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आज ही इनसे 50,000 रुपए ले लूंगा। अगर आज मैं गुडविल बांट दूं तो मुझे 1.5 लाख, मुझे 2 लाख मिलेंगे और इनको 1 लाख मिलेगा। अगर फ्यूचर में गुडविल बांटूंगा तो मुझे 1.5 लाख, इनको 1.5 लाख, मतलब अल्टीमेटली
मुझे 50,000 का लॉस होगा रेशो चेंज होने की वजह से, और इनको 50,000 का फायदा होगा। तो मैं आज ही इनसे 50,000 रुपए ले लेता हूं। उसके बाद गुडविल बांटने की जरूरत ही नहीं, जब भी बटेगी तो मुझे 1.5 लाख मिलेंगे, इनको 1.5 लाख मिलेंगे। मुझे 50,000 पहले मिल गए, 1.5 लाख फ्यूचर में मिल जाएंगे, 2 लाख पूरे मिल गए। ये 50,000 दे चुके हैं, इनको 1.5 लाख मिलेंगे, अल्टीमेटली इनको 1 लाख मिला। समझ में आ रही बात? तो हम अकाउंटेंट को करना क्या है, अब हम अकाउंटेंट को इनसे 50,000 रुपए लेकर के मुझे दें। सही। अब किसी पार्टनर से पैसे नहीं मांगे जाएंगे, 50,000 रुपए लाओ, उनके अकाउंट से पैसे काट लें। कैपिटल अकाउंट से पैसे काटने का मतलब क्या होता है? डेबिट करना कि क्रेडिट करना? डेबिट। इनके अकाउंट से 50,000 रुपए काट के मेरे अकाउंट में डाल दें। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डालने का मतलब डेबिट करना कि क्रेडिट? क्रेडिट। ये गेनिंग पार्टनर, मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरा हमने आंसर याद कर लिया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट में बिठाओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में बिठाओ। ये एक ऐसी एंट्री है जो आपको चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 इन चारों चैप्टर्स के अंदर करनी है। अगर एक चैप्टर के अंदर मान लीजिए 40 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चनों की एंट्री सेम एंट्री, जितनी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 चेंज इन रेशियो, 5 एडमिशन, 6 रिटायरमेंट, 7 डेथ, चारों चैप्टर्स के अंदर ये सेम एंट्री है। मोर देन 75% क्वेश्चनों में एंट्री है ये वाली, रिपीट हो रही है सभी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए इसको अच्छे से फिर से। ये सर क्या करना है, हम अकाउंटेंट को जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है 50,000 रुपए का, उसके अकाउंट से पैसा काट करके उस पार्टनर के अकाउंट में पैसा डालना है जिसको नुकसान हो रहा है इस रेशो की वजह से। ऐसी एंट्री क्यों करी जा रही है? क्योंकि आज की डेट में मैं गुडविल को नहीं बांट सकता, क्योंकि हम बिजनेस अभी खुद ही चला रहे हैं। हम किसी को बिजनेस बेच नहीं रहे, किसी को बिजनेस आज ही बेच देते फिर तो 3 लाख मिल जाते, 2 लाख 1 लाख बांट लेते, काम खत्म, कोई एंट्री की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन हम सिर्फ रेशियो चेंज कर रहे हैं, बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं हम खुद ही, किसी को बेच नहीं रहे। तो इसीलिए इसी केस के अंदर कि जिसको फ्यूचर में फायदा हो सकता है इस वजह से, उसके अकाउंट से आज ही पैसा काट लेते हैं, और जिसको नुकसान हो रहा है इस वजह से उसके अकाउंट में आज ही पैसा डालते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सैक्रिफाइस गेन ये वाला शेयर भी कैलकुलेट करना और ये वाली एंट्री भी करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि 3:2 की ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है 5:3। गुडविल लिखी हुई है 1,28,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो मुझे नहीं पता कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, मैं सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दूंगा। P का ओल्ड रेशियो बताइए, 3/5 न्यू बताइए 5/8। गेन कर रहा है ये, यस चेक कर लेते हैं। P Q का ओल्ड बताइए, 5/5 न्यू बताइए 3/8। तो मिस्टर Q सैक्रिफाइस कर रहा है, मिस्टर P गेन कर रहा है, मतलब P को ज्यादा फायदा होने वाला है, तो P के अकाउंट से मुझे पैसा काटना है। एंट्री में किसे डेबिट में बिठाऊं? P। टोटल गुडविल है सर 1,28,000 रुपीस की। जो जितना गेन करेगा उतना कॉम्पेंसेट करेगा, जो जितना गेन करेगा उतना ही कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है ये आपको? लास्ट ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन। इसमें डेबिट हो रहा है P 3200 से, क्रेडिट हो रहा है Q 3200 से। तो एंट्री तो लिखी हुई है यहाँ पर, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये कैलकुलेट नोट कर लेना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये 3200 रुपए कैसे आया ये नोट कर सकते हो। धन जी बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। नोटिंग कर ली सभी ने?
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गया सर एबीसी तीन पार्टनर है 4:3:2 की रेशियो है। ठीक है सर, ए बी और सी 4:3:2 4/9 3/9 और 2/9 लिखा हुआ है डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तीन पार्टनर इक्वली प्रॉफिट बांटेंगे तो कितना कितना बांटेंगे 1/3। पॉजिटिव मतलब, नेगेटिव मतलब सर मिस्टर बी जो है उनका जो शेयर पहले था वही शेयर अभी भी है, तो इन्होंने ना सैक्रिफाइस करा है ना गेन करा। ये ना डेबिट में बैठेंगे ना क्रेडिट में बैठेंगे। डेबिट में किसे बैठाऊं, क्रेडिट में किसे बैठाऊं। पूरे फर्म की गुडविल है 10,800 और सैक्रिफाइस या गेन जो कराया वो 1/9 करा। कौन सा ऑप्शन पर टिक लगाने का मन है? लास्ट वाला ऑप्शन। ए क्रेडिट होगा 1200 से, सी डेबिट होगा 1200 से। लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन। पर आ जाएंगे। यस सर। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। 19 में लिखा हुआ है एबीसी तीन पार्टनर है और 7:3:2 की रेशियो। सेवन बाई 12 3/12 और 2/12। न्यू रेशियो लिखा है 8:4:3 8/15 4/15 और 3/15। एलसीएम 60 आया जी। 12 5s are 60 तो 7 5s are 35। 15 4s are 60 तो 8 4s are 32। ये आ गया 3/60 पॉजिटिव आ रहा है इसलिए सैक्रिफाइस। चेक करो सैक्रिफाइस और गेन बराबर है कि नहीं। यस सर। इक्वल 1/20 1/60 2/60 मतलब टोटल गेन 3/60 और सैक्रिफाइस 3/60 इक्वल। ये हुआ क्वेश्चन। क्लास में करने का यही तरीका होता है, घर से करके लाओ पहले से, फिर आ जाओ उनके क्लास में बैठो। आप बताइए डेबिट में किसे बैठाएं, क्रेडिट में किसे बैठाएं? तो क्रेडिट में तो कौन सा पूछ रहा हूं, है ना? तो डेबिट में बी और सी दोनों आएंगे ठीक और क्रेडिट में ए। ठीक। यश आप मेरे अमाउंट निकालने में हेल्प करेंगे। बी का अमाउंट बताएंगे आप। सॉरी देखो जो जो गेन कर रहा है वो डेबिट में बैठा है, यस सर। लेकिन वैसे भी कर रहा है क्रेडिट में बैठा है। हाँ जी बताइए। सर 6000 ए में आएगा। नहीं मुझे आंसर नहीं जानना, मुझे तो कैलकुलेशन जाननी है। सर 3/60 इनटू में 1,20,000 पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000 और बी ने गेन करा है 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। कितना आया सर 2000। समझ आ रहा है सबको? यस सर। पूरे फर्म की गुडविल लिख दी और जितना गेन करेगा उतना उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अंश आप मेरी हेल्प करें। सी डाउट है किसी को? हाँ सर। सी में हेल्प करें। सर 1,20,000 पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000। सी ने जितना गेन करा 2/60। आप हेल्प करें कि कैसे आया?
इन्हें सैक्रिफाइस करा है 3/60, उसको 3/60 ही मिलेगा पैसा। इतना सॉल्व करने के बाद फिर हमें चेक करना है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं। सर जो 3/60 से भी कर सकते हैं 3/60 पहले नहीं कर सकते जो मर्जी करो। देखो अब बी सी डेबिट में एक क्रेडिट में, अब जो मर्जी पहले करें। तो दोनों ने कराया ना, हाँ जी, उससे दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करो। मतलब ये कह रहे हो कि 2 4 6 इधर ले लो, ऐसे कह रहे हो। नहीं मतलब 2/60 और 1/60 तो 3/60 से कर दो। नो प्लस करके 3/60 लिखो। नहीं ऐसा ना, सॉल्व तो कर ही चुके हैं पहले, फिर 2 बना क्यों करो? तो पहले 1/60 से प्लस क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता ही है एक है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाने का माना है बताइए सर ए ऑप्शन। 20 पे आ चुके हैं जी हम। ट्वेंटी क्वेश्चन सेम है 18 की तरह, होमवर्क में डाल सकते हैं जिसको। चलिए 21 पर आ गए। एक ही सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:1, मतलब 3/8, 4/8 और 1/8। They decided to share profits equally, न्यू रेशियो इक्वल है मतलब 1/3। सॉल्व कीजिए इसको सभी। 1/24 यहाँ पे वो 4/24 रहेगा 5/24 की। ये वाला गेन है। यस सर। सभी सॉल्व करेंगे जी पूरा पूरा, तो डायरेक्ट नोट कर लो। मेरी बात हो चुकी है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते। रिवाइजिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, सिंबल माइनस करना है, हमें एलसीएम लेते टाइम ध्यान रखना है गलती ना हो। हां खुशी आप बताइए, डेबिट में किसे बैठा है, क्रेडिट में किसे बैठा है? सी को डेबिट में बैठा है और बाकी दोनों को लिखा हुआ ऑन दैट डेट पीएनएल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 96,000। एक मिनट के लिए इसको मैं गुडविल पढ़ता हूं, मैंने इसको पीएनएल नहीं पढ़ा, मैं लिख रहा हूं एज ऑन दैट डेट गुडविल इज 96,000। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, सो अपने हेल्प कीजिए, सी का अमाउंट कैलकुलेट करना है। 5/24 into 96,000 96,000 पूरे फर्म की गुडविल है और 5/24 इतना गेन किया है, उसे तो मल्टीप्लाई। आप हेल्प कीजिए, मेरा ए का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 96,000 मल्टीप्लाई 1/24। सो ए ने सैक्रिफाइस करा 1/24, 1/24 ही मिलेगा उसको। काव्या आप बताइए बी क्या करो? 4/24 multiplied. 4/24 डेबिट क्रेडिट चेक करें इक्वल आ रहा। यस सर। पीएनएल को गुडविल पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर भी देखो मैच कर रहा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमारी फर्म के अंदर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, देखिए रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए अगर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो वो प्रॉफिट है, वो लॉस नहीं। अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा हो तो मतलब वो लॉस। गुडविल भी प्रॉफिट ही था। गुडविल तो सर एसेट होता है, प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो? एसेट तो तब होगा जब रिकॉर्ड करेंगे, यस सर। ठीक है कि नहीं? तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा हमने उसको, एस 26 ने मना कर रखा है पैरा 35 में रिकॉर्ड नहीं करना, तो भी हम कर क्या एडजस्टमेंट में कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये जितने रुपए की हमारी गुडविल है उतने का प्रॉफिट हमें कभी भी हो सकता है जब फर्म बेचेंगे, उस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं।
सेम चीज है सर, प्रॉफिट है 96,000 रुपीस का, हम नहीं चाहते इस प्रॉफिट को हम खत्म कर दें, हम चाहते हैं हमारे पास ये सेफ रहे प्रॉफिट, लेकिन एडिशनल एंट्री पास हो जाए, मतलब किसी को इस वजह से फालतू में एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है, उसके अकाउंट से पैसा काट लिया जाए, किसी को नुकसान होने वाला है उसको पैसा दे दिया जाए, उससे इनकम करना है, इसलिए सेम ट्रीटमेंट है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो कि पीएनएल अकाउंट का या किसी रिजर्व का बैलेंस पड़ा हुआ है और हम इसको बांटना नहीं चाहते, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो समझ जाओ गुडविल, गुडविल में भी सेम काम करते हैं। क्लियर हो गई जी बात? Yes, ध्यान रहेगा। 22 पर आ गए जी हम, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन ऐसा देखो, एबीसी पुराने पार्टनर है, 1 2 3 की इनकी रेशो है। अब उन्होंने सोच लिया है कि हम प्रॉफिट इक्वली बांटा करेंगे, चलिए रेशो निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सभी सॉल्व करें। न्यू रेशियो इक्वल तो बी में आंसर 0 आ रहा है, बी ने ना सैक्रिफाइस करा, बी ने ना गेन करा। yes sir, सी में सैक्रिफाइस आ रहा, सी का आंसर पॉजिटिव आ रहा मतलब सैक्रिफाइस करा, ए का आंसर नेगेटिव आ रहा मतलब उसने गेन करा। आप बताएं जी अक्षर, डेबिट में किसे बिठाऊं, क्रेडिट में किसे बिठाऊं, एंट्री बोल। एक तो सर डेबिट किया, ये सर गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग को डेबिट में बिठाया जाता है सर सी को क्रेडिट, और सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सी क्रेडिट बिठाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। On that date there was a credit balance of 1,20,000 in the P&L। मुझे बताइए 120 का प्रॉफिट दे रखा है कि लॉस दे रखा? प्रॉफिट, कैसे पता लगा है प्रॉफिट? Credit क्रेडिट बैलेंस लिखा, इससे पता लगा कि प्रॉफिट है। आगे जर्नलिज्म में पढ़ा हुआ है कि 1,80,000 तो लिखा हुआ है क्लोज करने की बजाय एंट्री पास करना चाहते हैं, टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपए हो गया ना। yes sir, 120 का पीएनएल, 180 का रिजर्व, टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपए हो गया। रिजर्व इज आल्सो एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, yes sir, प्रॉफिट हुआ लेकिन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपए हो गया। 3 लाख into 1/6 50,000, चलो जो मोटी में आएगा वही मोटी है। ट्वेंटी थ्री पर आ गए जी हम। XYZ की ओल्ड रेशियो है सर 5:3 बैलेंस शीट की डेट पर लिखा हुआ है बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ये प्रॉफिट सर रेशियो 5:3 नहीं 4, अच्छा सॉरी 4:3 है रेशियो। द बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L 180, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, कैसे पता लगा? डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, P&L का डेबिट बैलेंस, P&L में तो डेबिट में सर लॉस और एक्सपेंस आते हैं, इसलिए ये लॉस। 1 अप्रैल 2019 से डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे और हमें एडिशनल एंट्री पास करनी है। करते हैं सॉल्व। फोर बाई 9, 3/9 और 2/, न्यू रेशियो इक्वल है तो 1/3। एक मिनट के लिए समझते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ, डेबिट बैलेंस नहीं क्रेडिट बैलेंस है। एक मिनट के लिए ऐसा पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट में आप बताइए एंट्री कौन डेबिट में कौन क्रेडिट में कैसे बिठाऊं? सी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा। सही है। अमाउंट में अलग बनेंगे सर 1,80,000 into 1/9 1,80,000 into 1/9 20,000। सी गेन कर रहा है, उसके अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है।
ध्यान से स्टोरी सुनिए। सर ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों ने साथ में पार्टनर स्टार्ट करी, इक्वल प्रॉफिट रखा। उसके बाद ए को थोड़ा लालच आया कि भाई मैं ज्यादा प्रॉफिट अगर ले लूं, बी को कम प्रॉफिट दूं, कुछ भी इसको मैं बहाने बनाता हूं, दिखाता हूं कि मैं ज्यादा काम करता हूं। मान लीजिए वो काम से गया और उसके बाद अपना पर्सनल काम कर रहा, लेकिन कह रहा मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा दिखा करके उसको ये शो करा कि भाई मैं ज्यादा काम करता हूँ, तू कम काम करता है, मेरा प्रॉफिट का शेयर ज्यादा होना चाहिए, तेरा शेयर कम होना चाहिए। भी सीधा साधा सा मान जाता, न्यू रेशियो आ गई इनकी 2:1, मतलब पहले प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ता था, अब से ये रूल आ गया कि ए को प्रॉफिट डबल मिला करेगा एज कंपेयर टू बी। बी का शेयर 33% रह गया और ए का शेयर बन गया 66%। पहले 50-50 था, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ सर, इस साल जो था 2000 मान लीजिए 20 की बात है, 20-21 की, इस साल प्रॉफिट हुआ था 3 लाख रुपए, दोनों में 1.5 लाख रुपए बढ़ गया था, ठीक। तभी लालच आया ए को कि भाई अगर मेरा 2:1 शेयर होता तो मुझे 2 लाख रुपए मिलते, अब इसे 1.5 लाख मिला। अब इसने 2:1 रेशियो 1 करवा ली, अब ये वेट कर रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर आएगा, वापस से 3 लाख का प्रॉफिट होगा, इसको सिर्फ 1 लाख मिलेंगे, मुझे 2 लाख मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर हो जाता है 3 लाख का लॉस। अब क्या होगा, अब ए को 2 लाख का लॉस बियर करना पड़ेगा, बी को सिर्फ 1 लाख का लॉस। तो बी के मजे आ रहे, रेशियो घटने से फायदा भी हो सकता है, ये बताना चाह रहा हूं कि रेशियो कम होने से फायदा भी हो सकता है अगर लॉस है। अगर प्रॉफिट चल रहा है तो रेशियो घटने से लॉस ही होता है, समझ आ रही है बात। तो अगर हमारा शेयर, इसका शेयर अगर कम हो रहा है तो उसको सिर्फ 1 लाख का नुकसान बियर करना पड़ेगा, इकलौते ए को 2 लाख का नुकसान बियर करना पड़ेगा। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है एक्चुअल में वो गेनिंग पार्टनर बन जाता है। हमें दिख रहा था सर बी का शेयर कम हो गया, ये तो बेचारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लेकिन एक्चुअल में गेनिंग पार्टनर है। पहले वाले रेशियो के हिसाब से इसको 1.5 लाख का लॉस बियर करना था, अब सिर्फ 1 लाख का लॉस बियर करना है ना। और जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग बन जाता है, जो सैक्रिफाइसिंग है वो गेनिंग बन जाता है। तो लॉस के केस में हमारा आंसर इंटरचेंज हो जाता है, जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में बैठता है, जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में बैठता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी टू ए नहीं, ए टू सी। इस क्वेश्चन के अंदर लॉस है, इसीलिए एक्चुअल में इसने गेन नहीं करा, एक्चुअल में इसने सैक्रिफाइस करा। हमें दिख रहा है कि इसने गेन करा, इसका शेयर बढ़ गया, तो इसमें लॉस का शेयर बढ़ गया बेचारे, ठीक है। यस सर। तो लॉस वाले केस में सर क्वेश्चन को क्या समझना है आपको, ये मत सोचो कि वो अलग सा क्वेश्चन आ गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये सोचो कि प्रॉफिट ही दे रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सबसे लास्ट में आके आंसर चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, उल्टा कर दो। 24th क्वेश्चन पर आ गए सर हम। ओल्ड रेशियो है सर 4:3, शुक्र है 2 पार्टनर है, मेहनत कम लगेगी। बैलेंस शीट में 56,000 का जनरल रिजर्व है। सर ये तो बताया नहीं रिजर्व का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है कि लॉस है। सर क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है, रिजर्व तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यस। कोई ऐसा कह सकता है कि हाँ मैंने कार लेने के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, कोई ऐसे बोलेगा मैं कार लेने के लिए लोन जोड़ रहा हूँ, नेगेटिव रिजर्व नहीं हो सकता। यस। डेबिट बैलेंस इन द P&L 14, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? तो अल्टीमेटली एवरेज ऑन ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट 42,000 का प्रॉफिट है 42,000, क्योंकि सर 56,000 का तो प्रॉफिट है रिजर्व के नाम का, 14,000 का लॉस है P&L के नाम का। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्टीमेटली प्रॉफिट है 42,000 का। शुरू हो जाओ ओवर माइनस की सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर हो गया। ठीक।
यश बताओ, एंट्री में किसे बैठाऊं, डेबिट में किसे बैठाऊं, क्रेडिट? सर बी डेबिट होएगा, ए क्रेडिट होएगा। कृष्णा अमाउंट में हेल्प कीजिए मेरे। 42,000 into 1/40। जितना प्रॉफिट अल्टीमेटली मल्टीप्लाई बाय जितने जितना सेक्रीफाइस ही तीन था। यस सर। थोड़ी फाइव क्वेश्चन सेम है, तीन को डाल सकता हूं। 26 पर आ गई है। XYZ पार्टनर है फर्म में, 5:3:2 की रेशियो है। उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में रेशियो जो बांटेंगे वो 3:1 में बांटेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सर व्हाट इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व? बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर इस तरीके से काम होता है कि चोट वोट वर्कर्स को लगती रहती है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो वर्कर साइट पर काम कर रहे होते हैं, सामान लेके जाना, हाइट पर काम करना होता है, कभी गिर जाते हैं तो चोट वगैरह लगती रहती है। तो ऐसे केस में कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी इलाज करवाएं, उन्हें कुछ कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ जाता है। ज़्यादा इंजरी होगी तो ज़्यादा कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ जाता है। एट अ टाइम पैसा नहीं आ पाया तो इसलिए पहले से उसके लिए हम रिजर्व बना के चलते। जैसे न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे किसी गांव में फ्लड वगैरह आ गई तो वहाँ के जो सीएम है वो उसके इलाज में जो उसको सही करने के लिए जो खर्चा आता है तो उसके लिए पहले से डिजास्टर फंड नाम से पहले से फंड होता है, उसके अंदर पहले से पैसा इकट्ठा होता है इसी काम में। कभी ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वहाँ से पैसा निकाल कर हम वो काम कर सकते हैं। एट अ टाइम कहीं भागना ना पड़ेगा सबको। तो वर्कर को कॉम्पेंसेट करने के लिए पहले से रिजर्व बनाया हुआ है, मतलब पार्टनर से पहले से पैसा जोड़ा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर से अपनी किसी एम्प्लॉय के साथ तो उसको हम कॉम्पेंसेट कर देंगे और उन्होंने एक अंदाजे से अमाउंट निकाला हुआ होगा। तो ये जनरल रिजर्व की तरह ही हो गया सर। थोड़ा सा फर्क इतना है कि वो थोड़ा स्पेसिफिक है, तो वर्कर की कॉम्पेंसेशन के लिए। क्योंकि जब अगर हमारे फर्म के अंदर कोई भी बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे रेशियो चेंज होना, नए पार्टनर का एडमिशन होना, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट लेना या किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, अगर ऐसा कोई चेंज आता है तो वर्कर कॉम्पेंसेशन जो रिजर्व है वो फ्री रिजर्व है। कोई अब तक कोई इस वगैरह में सेपरेट हुई नहीं तो वो फ्री रिजर्व है, उसको बांट देना चाहिए पार्टनर से। तो जब अपना कॉम्पेंसेशन रिजर्व अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो क्या करेंगे अगर हम बांट देंगे पार्टनर्स को? सर बांट देंगे ये तो ए बी सी तीनों में लिखा हुआ है, कौन सा वाला सही है? सर सी में क्या था, कैपिटल की रेशियो में बांट दो। ये क्या लॉजिक हुआ? कैपिटल रेशियो में तो कुछ भी नहीं बढ़ता। अब या तो ए सही है या बी सही है, ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो। तो देखिए जी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पास्ट का है कि फ्यूचर का? पास्ट में बना था, इसलिए पास्ट के रेशियो में ही बांटना चाहिए, इसलिए ओल्ड रेशियो। पूछ रहे थे आप? नहीं, ए ऑप्शन आंसर हो गया। 24 क्वेश्चन में जी, चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर, इसे क्या बोलते हैं सर? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट की टर्म है जो हम अकाउंट में पढ़ रहे हैं। 28 में लिखा हुआ कि अगर चेंज इन रेशियो हो जाता है और जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर तो कौन सी रेशियो में करेंगे? अगेन जनरल रिजर्व भी पुराने टाइम का बना हुआ है तो पुरानी रेशियो में ही बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो। 29 चेंज इन रेशियो हो रहा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर है, उसे कहां ट्रांसफर किया जाएगा? ऑप्शन ए में लिखा है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग क्लेम ऑफ वर्कमैन, बी ऑप्शन में लिखा है क्लेम छोड़ो बांट दो। बताइए कौन सा सही लग रहा है? ए ऑप्शन। कि मान लीजिए हमारे पास रिजर्व बनाया हुआ है हमने 4 लाख रुपए का, किसी वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, उसे 1 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं, उस 4 लाख में से पहले 1 लाख उस वर्कर को देंगे, उसके बाद जो 3 लाख रुपए बैलेंस बचा वो बांटेंगे पार्टनर्स में। तो ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए क्या था कि क्लेम को प्रोवाइड करने के बाद ही, ठीक है ना। बी ऑप्शन कह रहा था कि क्लेम छोड़ो सारा ट्रांसफर कर दो, तो बी गलत है, ए सही। 30 क्वेश्चन पर आ गए जी हम। इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एडमिशन चैप्टर में भी आएगा, हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसे, ठीक है जी। इज डेबिटेड बाय द amount of fall in the value of investment, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे बस।
सो इन जनरल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी अदर कंपनी के शेयर्स में होती है इन जनरल। अब शेयर प्राइस का जो मार्केट प्राइस होता है अप भी होता है और डाउन भी होता है। सर परचेज करें, मान लीजिए हमने 1 जुलाई 2020 1000 शेयर 25 के रेट से, और जब 31 मार्च आ गई तो इस शेयर की वैल्यू हो गई 24, मतलब हमें 1 रुपया पर शेयर, टोटल 1000 रुपए का नुकसान हो गया। अब जब मैं बैलेंस शीट में इस इन्वेस्टमेंट को लिखूंगा तो वो 24,000 पे लिखूंगा, 1000 रुपए का लॉस है, वो मेरा P&L अकाउंट में चला जाएगा। केस 2, मार्केट वैल्यू हो गई है सर 30 रुपीज, मतलब 5 रुपए पर शेयर, टोटल 5000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा 25,000, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें रोकता है मार्केट वैल्यू लिखने से। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है कि करंट एसेट्स को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इस पे रिकॉर्ड करो। तो विच एवर इज लोअर 25,000 रुपए हो, इस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक बात है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई 30 का प्रॉफिट हो गया, 30,000 रुपए की शेयर वैल्यू बन गई, लेकिन कल को वापस से घट भी सकता है, इसको अभी प्रॉफिट नहीं मानना चाहिए, आप कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करो। यहाँ तक क्लियर है? यस अब सुनिए सर, पार्टनर्स लेकिन चाहते हैं कि वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, लेकिन प्रूडेंस ने कहा है कि भैया फ्यूचर के प्रॉफिट को अभी नहीं मानना। उसको एक बीच का सॉल्यूशन निकाला हुआ। क्या सॉल्यूशन निकाला हुआ? ये सर इसको हम 30,000 रुपए लिख लेते हैं मार्केट वैल्यू पर, और जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है ना उसको P&L में नहीं दिखाते, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट यहाँ दिखाते हैं। एक रिजर्व, एक न्यू रिजर्व क्रिएट करते हैं कि हम लायबिलिटी साइड में, उसमें दिखाते हैं हम 5,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज्ड प्रॉफिट किसे कहते हैं सर? हमने एसेट बेची, पैसे मिल गए, प्रॉफिट रियलाइज हो गया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो बुक्स में ही है प्रॉफिट अभी तक, एक्चुअल में हुआ नहीं, उस रियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो घर है, फॉर एग्जांपल डैडी ने खरीदा था वो 20 लाख में, आज की डेट में उसकी वैल्यू सपोज 30 लाख हो गई, आपने बेचा नहीं है अभी तक, मार्केट वैल्यू उसकी 30 लाख हो गई है सपोज, तो 10 लाख का जो आपका प्रॉफिट है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू पर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर दिखा होगा लैंड बिल्डिंग 30 लाख, और यहाँ दिखा होगा 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस। तो आ रही है बात? ये जो प्रॉफिट है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, ऐसे प्रॉफिट को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 इस शेयर की वैल्यू 29 रह गई, 1000 रुपए का लॉस हो गया, 1000 रुपए से वैल्यू कम हो गई। इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट आना चाहिए। 1000 रुपए का जो लॉस हुआ है, इस लॉस को मैंने P&L में नहीं डाला, क्योंकि जब मैंने प्रॉफिट नहीं डाला था P&L लॉस को डाला। जब प्रॉफिट हुआ था 5,000 का तो मैंने यहाँ डाला था, लॉस भी यहीं से काटूंगा। समझ आ रही है बात? 22 रुपए का रह गया सर। सर आइए यहाँ पे कितना लिखूं? सर 22,000 यहाँ पे कितना नहीं आएगा। नहीं आएगा। खत्म हो गया पूरा। यस 29 से 22 7 रुपीस कम हो गए, टोटल 7,000 रुपए का लॉस हो गया। ये मेरे पास 4,000 रुपए रखे थे, 4,000 पूरे यूज हो गए, 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, वो P&L में जाएगा। ठीक है? यस तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उससे हमने रिजर्व बनाया हुआ है, वो रिजर्व होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए। बिल्कुल सही लिखी है ये बात। ऑप्शन बी में लिखा है क्रेडिट हो जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सही लिखी है ये बात। और ए और बी को कंबाइन करके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन सही है।
31 एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से वैल्यू किया जाएगा चेंज इन रेशियो के टाइम। क्यों? ऑप्शन नंबर ए सर 30 का ए दे रखा है। 30 में ए दे रखा। यस सर। सी कर लीजिए इसको। पर आ गया जी। Assets and liabilities are revalued at the time of change in ratio so that asset और liability को शो कर पाए प्रेजेंट वैल्यू पर। बी ऑप्शन कि किसी भी पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको एडवांटेज ना हो जाए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के साथ नुकसान ना हो जाए। तो बी ऑप्शन सही है जी। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। मार्केट वैल्यू पर लाना पीछे से सर सी है। सी ऑप्शन 31 है नहीं, सर 32 बी ही तो है। कितना चेक करते हो? सर एक देख लियो। बी ऑप्शन है सही। यस 32 पे आ गए। चेंज इन रेशियो के टाइम पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर हम? कैलकुलेट क्यों जाती है? वो गेनिंग पार्टनर को फायदा ना हो जाए। ऑप्शन नंबर देखो ए में लिखा हुआ है कि एसेट लायबिलिटी को हम प्रेजेंट वैल्यू पर बुक वैल्यू पे लेकर आते हैं। तो सर एसेट लायबिलिटी को वैल्यू पर लेकर के आने का कोई रोल नहीं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का, तो वो तो आंसर नहीं हुआ। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि गेनिंग पार्टनर को एडवांटेज ना हो जाए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नुकसान ना हो जाए। सी ऑप्शन कहता है ताकि गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जिसने आपने सैक्रिफाइस किया। तो सी परफेक्ट आंसर है जी बिल्कुल। यस सर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम सिर्फ गुडविल में यूज करते हैं कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करने के लिए। 33 एग्जिस्टिंग रेशियो मतलब पुरानी रेशियो 3:1 ये चेंज हो गई 1:3 में। तो बताओ उसका शेयर अनअफेक्टेड है। बी तो बी का अनअफेक्टेड है। इसका पहले भी 2/6 था, अब भी 2/6। ठीक है जी। 34 पे आ गए जी हम। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो इक्वल और गुडविल की वैल्यू 60,000। सॉल्व कीजिए फटाफट से। ओल्ड पता है, न्यू पता है, सैक्रिफाइस वैल्यूएशन निकालो, ओल्ड माइनस न्यू। x में लिखेंगे 3/5 माइनस 1/2। यस सर। y में लिखेंगे 2/5 माइनस 1/2। सर हो गया। कितना आ रहा है 1/10। यस सर। x ने सैक्रिफाइस करा है, यस सर। x को बिठाएंगे क्रेडिट में, यस सर। y को बिठाएंगे डेबिट में। यस सर। 60,000 का 1/10 6,000। कौन सा ऑप्शन सही है जी? सर ए ऑप्शन सही। सबसे हो गया इजीली। यस सर। 35 पर आ गए जी हम। XYZ तीन पार्टनर हैं, 5:3:2 की रेशियो है, न्यू रेशियो है 2:3:5। बताइए जी कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सर एक्स। X सैक्रिफाइस कर रहा है, Y कुछ भी नहीं कर रहा है और Z गेन कर रहा है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सारे एसेट्स की रिवैल्यूएशन करनी है, बुक्स वैल्यू इफेक्ट नहीं करनी है। इसमें एंट्री पास इसमें एंट्री का मतलब वही है गेनिंग को बिठाओ डेबिट में, सैक्रिफाइस में क्रेडिट में। तो सर ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए क्रेडिट में बैठेगा, मतलब x यस सर। x क्रेडिट में बैठेगा और जेड z डेबिट में बैठेगा। तो बिना सॉल्व करे सर तो हम ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही आ रहा है ना? यस सर। z गेन कर रहा है, z डेबिट में बैठेगा, x सैक्रिफाइस कर रहा है, x क्रेडिट में बैठेगा, z डेबिट टू x फर्स्ट एंट्री के अंदर है, बस ए ऑप्शन के अंदर ही है बस। यस सर। ए ऑप्शन सही आ गया। फिर अमाउंट भी चेक करके बता। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू 3 लाख और नई वैल्यू 4,50,000। तो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे 150 का। यस सर। प्लांट मशीनरी पहले 450 का, अब 420 का, मुझे लॉस दिख रहा है 30 का। क्रेडिटर 150 से 135 का रहेगा, लॉस हो गया कि प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट। लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 15,000
आउटस्टैंडिंग रेंट 130 से बढ़ गया सर, अच्छा हो गया, बढ़ गया। लॉस लायबिलिटी का बढ़ना लॉस वाली बात। कितना है अल्टीमेटली? 90 सेक्रीफाइस का शेयर आ रहा था, वो आ रहा था 3/10, 27,000 90,000 into 3/10। 36 क्वेश्चन पर आ गए जी हम। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, न्यू रेशियो है 2:3, बताइए कौन सा रिवाइज कर रहा है? सर ये और कौन गेन कर रहा है? सी क्या एंट्री बनेगी? सी डेबिट 2 सी डेबिट 2 है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है जी। Yes, sir. सी डेबिट 2 है। अमाउंट में भी हेल्प कर लेते हैं, हालांकि सारे ऑप्शंस में अमाउंट सेम है, तो अमाउंट तो सेम ही आना है। बिना कैलकुलेट कर एग्जाम में टिक करके आएंगे इस तरीके से, एग्जाम अमाउंट तो सेम ही है सब ऑप्शन। तो भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी&एल अकाउंट 15,000। सर ये तो बताएं कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस क्या प्रिज्यूम करें? Credit balance. क्रेडिट बैलेंस प्रिज्यूम करेंगे, सर प्रॉफिट मानेंगे। जर्नलिज्म 60 प्रॉफिट है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस ये लॉसेस हैं, तो राइट ऑफ नहीं करना, एक्सपेंसेस हैं। तो 15 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट रिजर्व की फॉर्म में, और एक्सपेंसेस 30,000, 45,000 का अल्टीमेटली प्रॉफिट आ रहा है सर, और जो सैक्रिफाइस गेन आ रहा है वो है 3/10। अमाउंट 13.5। डाउट कोई यहाँ तक? पढ़ भेजिए आगे। 37 38 हो गया था, अब हम आगे 39 का। सर 39 आपने 39 आउट ऑफ कोर्स है, इसमें ना गुडविल रेज करना है। गुडविल रेज करने वाले क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं, सीबीएसई नोटिफिकेशन में लिखी हुई है ये बात। 39 कट कर दीजिए। फिर द लेंस पर आ गया जी पहला क्वेश्चन। इफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म decide to change their profit sharing ratio, गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। कॉम्पेंसेशन गुडविल का ही दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्टिट्यूशन टर्म इस्तेमाल करते हैं हम इन बड़े बड़े चेंजेस के लिए। पार्टनरशिप एक्ट में ना रिकंस्टिट्यूशन टर्म लिखा हुआ है बड़े बड़े चेंजेस के लिए, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन्हीं कामों के लिए लिखा हुआ है। इन सबको चेंज इन रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं, और इसी में जो लॉ लिखा है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वही हम अकाउंट्स करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नेसेसरी बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मार्केट। प्रेजेंट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू हो गई, मतलब तो अब डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट वैल्यू या बुक वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि आज की डेट में क्या वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब हमारी बुक्स में क्या वैल्यू है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू? सेम ही है। अलग क्या अलग? बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू मतलब आज की डेट में जो बुक्स में वैल्यू है, इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट वैल्यू डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है वो बुक्स में वैल्यू होती है। तो फिर सर वो उस अकॉर्डिंग से देखिए फिर ये मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। मार्केट में तो वैल्यू बढ़ भी सकती है, हमें कोई आता नहीं। आगे जी हम पॉइंट नंबर 4 पर। A change in profit sharing ratio among the partner results in, again same question है जी, reconstitution of partnership, same question हो गया जी। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। यहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंस लिख के जाओ, नॉमिनल अकाउंट तो होगा। बाकी हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। असेट्स और लायबिलिटीज की जब वैल्यू चेंज करते हैं तो उस जिस अकाउंट के अंदर लिखते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। चर्चा करेंगे इसके डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 6, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो प्रॉफिट से बनाया जाता है टू मीट, किस लिए? वर्कर की वर्कर कॉम्पेंसेशन क्लेम को मीट करने के लिए। यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिख सकते हैं, सर इसका लायबिलिटी वो भी ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी।
Seventh question. The ratio in which all the partners share profits and loss is known as. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ हाँ जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर है। अच्छा इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ फ्यूचर लिखा है। इसलिए न्यू रेशियो हो गया। क्वेश्चन में वर्ड लिखा था फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो, तो इसलिए आंसर आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में अगर फ्यूचर वर्ड नहीं लिखा होता तो आंसर में हम न्यू वर्ड नहीं लिखते, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रू फॉल्स पे आ गया। पहला क्वेश्चन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर इज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सही है, ये हमने ट्रू फॉल्स में भी ऑप्शन लाइन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, ये रेशियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में चेंज आता है, इसका शेयर बढ़ जाता है, रिलेशनशिप कम हो जाता है। फॉल्स हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन, पार्टनर्स हुज शेयर्स हैव डिक्रीज्ड, इनका शेयर कम हो गया है चेंज इन रेशियो की वजह से, तो वो लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लाइन से लिखा है, इनका शेयर कम हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फोर्थ, पार्टनर्स हुज शेयर्स हैव इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रेशियो, वो गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, इसका शेयर बढ़ा है वो गेनिंग पार्टनर है। सही। सिक्स्थ क्वेश्चन, reserves, accumulated profits, losses should be distributed at the time of reconstitution of partnership even if the question is silent। क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो तो भी हम अकाउंटेंट की ड्यूटी है, कोई भी पुराना रिजर्व बचा हुआ हो तो सारे पार्टनर्स में बांट देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है। पार्टनर स्पेशली मना करें तो ऐसा होगा। सिंपल सी बात देखिए, मान लीजिए कोर्ट में, मान लीजिए दो भाई जाते हैं कोर्ट में, ये झगड़ा हो रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो कोर्ट वाले क्या करेंगे, हर चीज बराबर बराबर बांटेंगे, चाहे उनकी प्रॉपर्टी में कुछ भी हो, चाहे घर हो चाहे कार हो, कार की वैल्यू करी जाएगी। भाई कहीं मान लीजिए कार है, उसकी वैल्यू मान लीजिए 5 लाख रुपए, वो कहेंगे भाई एक भाई को बोलेंगे कार तू रख ले, इसको 2.5 लाख रुपए दे दे, या फिर हम कार को बेच देंगे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए दे देंगे, ऐसा होगा। तो हर चीज को बराबर बराबर वैल्यू सबको बांट देंगे, कुछ भी नहीं बचाएंगे। अगर कोई दोनों पार्टनर खुद कहते हैं कि जी हाँ भी इसको नहीं बांटो, दोनों पार्टनर कहते हैं, दोनों पर्सन्स कहते हैं, दोनों ब्रदर कहते हैं कोर्ट में कि इस चीज को नहीं बांटो, तो कोर्ट नहीं बांटेगा फिर उसको। सेम चीज अकाउंटेंट के साथ हो गई कि चेंज इन रेशियो हो रही है या एडमिशन रिटायरमेंट हो रहा है, तो हमारा काम है जो पुराने सारे रिजल्ट्स सब में बांट देने चाहिए। स्पेशली आगे पार्टनर मना करते हैं कि इसको नहीं बांटो, तो उस केस में नहीं बांटेंगे। बस क्वेश्चन साइलेंट है तो भी बांटना होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%। रिड्यूस तो सर एक ही बात तो लिखी है, रिड्यूस है, फर्नीचर है, 20 है, फॉल्स है। फॉल्स है। 2 और बाय का फर्क है। Yes. 20% से कम होना और 20% तक कम होना, इन दो बातों में फर्क। पहले वाले में 1000 की चीज 800 की रह गई, 20% से कम हुई। अगले वाले में 1000 की चीज 200 रुपए रह गई, 20% तक कम हुई। ठीक है, यस सर। इसके क्वेश्चंस करेंगे एडमिशन चैप्टर में काफी सारे। 7th में आ गए जी, रिवैल्यूएशन के बाद एसेट्स को नई वैल्यू पे लिखें या ना लिखें मर्जी होती है। सही है ये बात? पढ़ने में लगता है कि सर गलत नंबर से जोड़ना होती है कुछ भी। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी को नई वैल्यू पर रखें या पुरानी वैल्यू पर ही कंटिन्यू रखें, ये ऑप्शन है। देखिए जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जब भी ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे तो हम अकाउंटेंट को नई वैल्यू के हिसाब से जो प्रॉफिट लॉस हुआ है, डिफरेंसेस हैं, उसका प्रॉफिट लॉस बांट देना है पार्टनर्स। बुक्स में क्या शो होना है ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम अकाउंटेंट के पास ये चॉइस आ जाती है कि नए वाली वैल्यू पर लिखें बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी या पुरानी वैल्यू पर कंटिन्यू करें। तो अकाउंट्स में भी चॉइस है, अभी तक कुछ रॉल नहीं आया हुआ है इसके लिए, तो यही काम करना है। तो नई वैल्यू पर भी लिख सकते हैं, पुरानी वैल्यू पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों बातें लिखी हैं इसके अंदर, इसलिए ट्रू। चैप्टर कंप्लीट हो गया है जी, बताइए। बस एक चैप्टर रह गया है जी आपका एडमिशन।